हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्पादन के दूसरा साधन। और मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि उत्पादन के हमारे मुख्य रूप से 5 साधन होते हैं, जिसमें था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि लैंड उत्पादन का एक महत्वपूर्ण संसाधन कैसे है। इसको अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उत्पादन जो है वह जो उत्पादन का जो महत्वपूर्ण साधन है वह लेबर किस तरह से है। यानी किसी भी चीज़ का जब हम लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लेबर जो है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए आप लोग की बुक में दे रखा है कि उत्पादन का, ठीक है, श्रम जो है उत्पादन का क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। यह जो श्रम है यानी जो लेबर है वह उत्पादन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। श्रम के बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं संभव हो सकता है। यानी जब हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास श्रम होना चाहिए। पहला फैक्टर क्या बताया था मैंने आपको, भूमि बताया था। और दूसरा क्या होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। इसके बिना हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और श्रम किस तरह से हो सकता है, तो यह शारीरिक श्रम भी हो सकता है जिसको फिजिकल लेबर कहा जाता है, और दूसरा है मानसिक श्रम भी हो सकता है। उत्पादन के लिए शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रमों का उपयोग किया जाता है। यानी अगर हम लोग किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें शारीरिक श्रम लग सकता है और मानसिक श्रम भी लग सकता है। उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रम का उपयोग होता है। श्रम को उत्पादन का क्या माना गया है, सक्रिय साधन माना गया है। यानी जो लेबर है उसको किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करने के लिए एक एक्टिव फैक्टर माना जाता है। उत्पादन के साधन के रूप में शारीरिक अथवा मानसिक श्रम आर्थिक उद्देश्य से होने चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं तो इस उत्पादन के लिए हम लोग को कौन कौन से श्रम लगेंगे, तो शारीरिक श्रम लगेंगे, ठीक है, शारीरिक श्रम लगेंगे। दूसरा कौन सा लगेगा, शारीरिक श्रम लगेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ है मानसिक श्रम लगेंगे, ठीक है, मानसिक श्रम लगेंगे, ठीक है। तो शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम जो होने चाहिए इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। यानी यह जो श्रम किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए रुपया पैसा कमाना, यानी धन अर्जित करना, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कि जो शारीरिक या मानसिक जो श्रम होना चाहिए इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। यानी यह जो उद्देश्य होना चाहिए यह उद्देश्य शारीरिक और मानसिक श्रम का धन अर्जित करना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक घर में, ठीक है बच्चों, यहाँ आर्थिक श्रम मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आर्थिक उद्देश्य कैसे होने चाहिए। जैसे एक घर में, ठीक है, एक घर में माँ जो है वह अपने घर के लिए यानी बच्चों के लिए या उसके परिवार में जो भी लोग हैं उसके लिए यदि खाना बनाती है तो यहाँ माँ को क्या करना पड़ता है, शारीरिक श्रम लगाना पड़ रहा है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक श्रम भी वो कर रही है। लेकिन इसको आर्थिक, लेकिन इनका जो माँ है इनका उद्देश्य आर्थिक नहीं है, यानी उनसे उनको किसी तरह का धन प्राप्ति नहीं होता है। तो इसलिए जो घर में एक माँ अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए जो काम करती है उनको आर्थिक कार्य में नहीं रखा गया है। तो यह जो हुआ यह किसी प्रकार का यहाँ इकोनॉमिक्स में यह इसका उद्देश्य आर्थिक नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर यही माँ, मतलब यही महिला अगर कहीं जाकर और दूसरे के घरों में, ठीक है, दूसरे के घरों में काम करती हैं, ठीक है, तो इसको इकोनॉमिक्स में आर्थिक कार्य माना गया है क्योंकि इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं क्या है, पैसा कमाना है, ठीक है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि आर्थिक उद्देश्य से किए जाने चाहिए। यानी जो भी शारीरिक श्रम और जो भी मानसिक श्रम किया जाना चाहिए उसका उद्देश्य होना चाहिए
आर्थिक यानी रुपया पैसा प्राप्त करना, ठीक है। अर्थात भूमि के अतिरिक्त श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक साधन है। और भूमि जो है वह क्या था कि उत्पादन का पहला साधन था, लेकिन श्रम जो है वह उत्पादन का दूसरा साधन है। उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। खेती के लिए अब देखिए बच्चों, ये कहा जा रहा है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। खेती के लिए मान लीजिए कि छोटा किसान है, वह अपने परिवार के साथ खेतों में स्वयं काम करते हैं, तो इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक किसान है, ठीक है, एक किसान है और वह अपने खेतों में काम करना चाहते हैं, ठीक है, वह अपने खेतों में काम करना चाहते तो वह स्वयं ही क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई बड़ा किसान है, और यदि कोई बड़ा किसान है, बहुत बड़ा किसान है, ठीक है, तो बड़ा किसान है तो इसको क्या चाहिए कि इसको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी खेतों में काम करवाने के लिए। दूसरे श्रमिकों को मजदूरी पर लाते हैं और जो ये बड़े किसान होते हैं ये दूसरे श्रमिकों को अपने खेतों में मजदूरी पर लगाते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों के होते हैं या फिर सीमांत किसान होते हैं। अब जो खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, इनके पास या तो भूमिहीन है यानी भूमि इनके पास नहीं है, ठीक है, या फिर सीमांत किसान होते हैं, या फिर ऐसे किसान हैं जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि है। शायद ही किसी श्रमिक के पास अपनी भूमि होती है। वे दूसरों के खेतों में काज कर अपने परिवार का क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि यदि कोई किसान है और उन्होंने अपने खेतों में काम करने के लिए श्रमिक को लगाया है, तो उनके द्वारा उत्पादन तो श्रमिकों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उस फसल पर, ठीक है, यानी उस उपजाई गई फसल पर जो श्रमिक होते हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता है। अधिकार किनका होता है, किसानों का होता है। उन्हें किसानों के द्वारा मजदूरी मिलती है और जो श्रमिक हैं उनको क्या मिलती है, अपने काम के बदले में उन्हें मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। और यह मजदूरी किस रूप में हो सकती है, तो नकद भी हो सकती है यानी कैश भी मिलता है, या फिर उनको कोई काम के बदले में कोई वस्तु भी मिल जाती है, जैसे वस्तु के रूप में अनाज भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रोफेसर मार्शल हैं जो कि एक अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने श्रम का मतलब क्या बताया कि श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। यानी श्रम के अंतर्गत अर्थशास्त्र में वैसे कार्यों को रखा गया है जिस कार्य को करने से उसे धन की प्राप्ति हो, तो इसे ही श्रम कहा गया है। तो मैंने ऊपर आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कौन से कार्य को श्रम में रखा जाएगा और कौन से कार्य को श्रम में नहीं रखा गया है इकोनॉमिक्स में। तो श्रम का मतलब इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। यदि मनुष्य श्रम ऐसा करता है जिससे उसे धन की प्राप्ति होती है तो उसे आर्थिक कार्य कहा गया है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से किया जाए, ठीक है। यानी चाहे वह शारीरिक कार्य करे या फिर मानसिक कार्य करे, इसका उद्देश्य होना चाहिए क्या, इसका उद्देश्य होना चाहिए धन की प्राप्ति करना, तभी यह श्रम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया अभी आप लोगों के साथ कि लैंड मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और अभी हम लोगों ने देखा कि उत्पादन का, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो लेबर है वह एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। यानी जब हम लोग किसी भी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे प्रथम तो लैंड होना चाहिए, उसके बाद लेबर होना चाहिए। अब यह दोनों चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद उत्पादन करने के लिए हमें और भी साधन की आवश्यकता होती है, जिसमें से तीसरा साधन है कैपिटल। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल किस तरह से किसी भी चीज़ का उत्पादन करने में हम लोगों की मदद करता है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का मतलब हम लोग क्या लगाते हैं, रुपया पैसा से लगाते हैं, ठीक है। पूंजी का मतलब हम लोग किस चीज़ से लगाते हैं, साधारण अर्थों में रुपया पैसा से लगाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब बहुत क्या है, व्यापक है।
पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग अधिक धन कमाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाने, मकान पूंजी के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य के केवल उसी भाग को पूंजी में सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी साधारण बोलचाल की भाषा में तो हम लोग पूंजी को बोलते हैं रुपया पैसा, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में पूंजी का मतलब होता है कि उत्पादित धन का वह भाग जिसका प्रयोग हम लोग और भी अधिक उत्पादन करने में करें। जैसे एक किसान के लिए, ठीक है, एक किसान के लिए पूंजी क्या हो सकता है? तो पूंजी क्या हो सकता है? बीज हो सकता है, क्योंकि इससे क्या करेगा कि वह और भी अधिक उत्पादन करना चाहेगा। उसके बाद उसके लिए मशीन भी हो सकता है, कारखाना हो सकता है, ठीक है, एक मजदूर के लिए कारखाना उसका पूंजी हो सकता है। यानी इससे उसे और भी ज़्यादा पैसा को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसी को उत्पादन कहा गया है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि धन का वह अंश जिसका प्रयोग, यानी पूंजी का मतलब है कि धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पूंजी का मतलब उत्पादन का एक प्रमुख साधन है जिसके अंतर्गत मुद्रा तथा वस्तुओं का भंडार होता है। यानी पूंजी में हम लोग केवल मुद्रा को ही नहीं रखते हैं, मुद्रा को तो रखते ही हैं, साथ ही हम लोग किसी वस्तु को ही क्या मान सकते हैं? कैपिटल मान सकते हैं। जैसे एक किसान के लिए वस्तु है उसका बीज, और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या था? बीज, कच्चा माल, मशीन एक किसान के लिए पूंजी है। तो पूंजी के अंतर्गत मुद्रा और वस्तुओं का भंडार भी हो सकता है जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, और इससे हमें और भी ज़्यादा उत्पादन करने में और भी ज़्यादा धन अर्जित करने में हमें मदद मिलती है। इसी को पूंजी कहा जाता है। तो उत्पादन के साधन में पूंजी की अपनी एक अहम भूमिका है। बिना पूंजी के किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर पाना असंभव है। यानी क्या है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। यानी या तो रुपया पैसा चाहिए या फिर उस वस्तु को चाहिए जिससे हमें उत्पादन करने में मदद मिले। खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। यानी अगर कोई किसान चाह रहा है कि हम अपने खेतों में आधुनिक तरीके से कोई फसल को उपजाएं, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसे बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता चाहिए। अब किसानों को पहले की ज़्यादा पैसे की अपेक्षा है। यानी जब वह पुराने तौर तरीके से खेती कर रहे थे तो उन्हें पैसों की कम आवश्यकता थी, लेकिन अब क्या है? उन्हें ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे एक आप लोग को दिया हुआ है कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग भी इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा कि प्रोफेसर जो मार्शल थे तो उन्होंने पूंजी का मतलब बताया कि जो भी चीज़ प्रकृति ने हमें दी है उसको छोड़कर वह सारी संपत्ति जिससे हम लोग आय प्राप्त करते हैं, यानी उससे हमें पैसों की प्राप्ति होती है, उसे पूंजी कहा गया है। केवल प्राकृतिक वस्तुओं को छोड़कर, जैसे जल हो गया, ठीक है, हवा हो गया, सूरज का प्रकाश हो गया, तो यह पूंजी में इन्होंने नहीं रखा है, इसको पूंजी नहीं माना है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कृत्रिम वस्तु हो गया, जैसे कोई सामान हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, ठीक है, मशीन हो गया, पैसा हो गया, ठीक है, मशीन पैसा, कारखाना हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब एक तरह से पूंजी है, ठीक है। तो मुद्रा और वस्तु दोनों को पूंजी के अंतर्गत रखा गया है, जिससे हम लोग को किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। उसके बाद पूंजी की व्यवस्था। अब देखिए पूंजी की व्यवस्था क्या है कि पूंजी की व्यवस्था अधिसंख्यक छोटे किसान को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। यानी जो छोटे किसान हैं तो जब उन्हें अपने
खेतों में या फिर जो भी काम वह कर रहे हैं, वह किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं, तो उन्हें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह क्या करते हैं कि जो बड़े किसान होते हैं या फिर जो साहूकार होते हैं, उनसे वह पैसा लेते हैं और उनसे वह कर्ज लेते हैं, और कर्ज के बदले में उन्हें बहुत ऊंची दर से ब्याज चुकाना पड़ता है, और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। छोटे किसान विपरीत मझौले और जो बड़े किसान को खेतों से बचत होती है, इस तरह वे खेती या वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करके आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग के बुक में एक कहानी दे रखा है कि सविता एक लघु कृषक है। वह अपने एक मतलब किस तरह से यह कहानी दे रखा है कि जो एक महिला है सविता, वह एक छोटा किसान है और उनके पास छोटी ज़मीन है। वह अपने जो बड़े साहूकार हैं या फिर जो बड़े किसान हैं उससे ऋण लेकर, कर्ज लेकर वह खेती करती है, और किस तरह से उन्हें कर्ज देना पड़ता है, अधिकतम दर पर ब्याज उनसे लिया जाता है। तो आप लोग इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अब जो 2 गो और आप लोग का उत्पादन का साधन बचा, एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है आप लोग का इंटरप्राइज, इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।